हे एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। सो कॉन्टिन्यूटी में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कैलकुलस की, दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली। सो इट्स नेम इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सो ये नाम का जो सिग्निफिकेंस है अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होएगा। सो जल्दी से पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हाट इट सेज, इट सेज if f is a continuous function in the closed interval a comma b and f of a is not equals to f of b, then for any value c belongings to f a comma f of b belongs to f a comma f of b, मतलब कि c जो है f of a comma f of b के बीच में है, ठीक है। so then there exists at least one x naught in the interval a comma b for which this f of x naught is equals to c, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा खुद से जरा रीड करो। डेफिनेटली स्टेटमेंट रीड करने से कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है, जैसे कि मैं हर बार करता हूं, मैं डायरेक्टली आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे ले जाता हूं, वहां से आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये पूरी स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है fx और हम किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल a कॉमा b। सो लेट्स से यहां पे मेरे पास a है और यहां पे मेरे पास कुछ b है। देन f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, तो a पे जो फंक्शनल वैल्यू है, लेट्स से ये मेरी f ऑफ a है और f ऑफ b f ऑफ a के इक्वल नहीं है, तो b पे मैं यहां पे कोई वैल्यू ले लेता हूं, लेट्स से इट इज f ऑफ b, ठीक है। ये आपका f ऑफ a हो गया ऑन दिस ग्राफ और यहां पे कहीं f ऑफ आपका b हो गया, ठीक है। अब a से b में फंक्शन का जो इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंडीशन वो ये है कि f इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। सो यहां से आपको यहां पे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ करना है। कॉन्टिन्यूअस मतलब बिना पेन को उठाए या फिर यहां पे मैं बिना चौक को उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। इन दिस केस में आपको पहले सिंपल सा ग्राफ दे, लेट्स से कि फंक्शन आपका f ऑफ a से f ऑफ b यहां पे ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका f ऑफ a और यहां पे आपको वैल्यू मिल रही है f ऑफ b। क्लियर। अब देखो, अब आगे क्या कहता है कि फॉर एनी वैल्यू c इन द इंटरवल f ऑफ a कॉमा f ऑफ b, ये आपका f ऑफ a है, ये b है, तो c इसके बीच में कहीं है, बीच में कहीं भी आप ले लो। मैं फिलहाल यहां पे ले लेता हूं, मान लो ये आपका कुछ c है, ठीक है। सो ये कह रहा है कि इस c के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको एक x नॉट मिलेगा a से b के बीच में, a से b के बीच में, सच दैट f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू c। सब कुछ क्लियर। अगर ये c है तो आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, आपको यहां पे ये देखो ये वैल्यू एक ऐसी मिल रही है और ये कॉरस्पॉन्डिंग वो एक्स नॉट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस एक्स नॉट पे आपको फंक्शन क्या दे रहे हैं, c। तो यही तो वो कंडीशन है जिसको हमें सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस अगर है फंक्शन a से b में स्मूथली अगर ऐसे जा रहा है तो आप c यहां पे कोई मर्जी चूज कर लो, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ c, अगर c यहां पे है तो आपको x नॉट यहां पे मिला, अगर c आपका यहां पे होता तो कॉरस्पॉन्डिंगली x नॉट आपका यहां पे मिलता। c अगर यहां पे होता तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो x नॉट है वो यहां पे होता है, a और b के बीच में इंटरवल में कहीं ना कहीं आने ही वाला था, ठीक है। दूसरी यहां पे एक चीज है कि देयर इज एटलीस्ट वन c। सो एक से ज्यादा c भी मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि एक से ज्यादा c आपको कैसे मिल सकते हैं। एक और ग्राफ हम यहां पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट्स से अगेन ये आपका a है, यहां पे कॉरस्पॉन्डिंगली आपका f ऑफ a है, ये आपका यहां पे कहीं b है और ये कॉरस्पॉन्डिंगली f ऑफ b यहां पे कहीं है, ठीक है। अब एक से ज्यादा c कैसे मिल सकते हैं। मान लो ग्राफ आपका कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक। अब ये आपका यहां पे f ऑफ b, c कहां था, f ऑफ a f ऑफ b के बीच में। अगर मैं c यहां पे चूज करूं, यानी कि ये अगर c लेता हूं, सो इस केस में अब देखो ध्यान से, यहां पे ये जो c वैल्यू है ये एक तो यहां पे मिल रही है, लेट्स से यहां पे x1 है, दूसरी यहां पे मिल रही है, इसी x2 यहां पे भी आपको c मिल रहा है और ये तीसरा x3 यहां पे भी आपको c मिल रहा है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आप देख सकते हो कि ये जो c है जो कि f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको 3x की वैल्यूज मिल रही है इन द इंटरवल a कॉमा b। सो यही ये थ्योरम कहती है, ठीक है। अब ऐसे जो इसका जो यूज है ना, वो इतना कुछ क्लैरिटी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है इस थ्योरम पे बेस्ड। इसका जो बेसिक एप्लीकेशन पार्ट आप कह लो कि इसको एक्चुअल में यूज कैसे करना है, वहां पे हम जाते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल मैं आपको यहीं से समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, अदरवाइज मैं आपको इसकी एक कॉरलरी स्टेटमेंट है वो भी लिखवाता हूं। देखो ध्यान से, इन पूरे के अकॉर्डिंगली आपका ये क्या कहता है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कि आपका एक x नॉट है a से b के बीच में, कॉरस्पॉन्डिंगली c है f ऑफ a f ऑफ b के बीच में।
इस इक्वेशन को अगर देखूं, इसके बजाय आप इस इक्वेशन को देखो। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा बना दूं कि एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर रहा हूं तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक्स नॉट है, या फिर इसको अगर मैं ये तो कांस्टेंट मैंने डाल रखे, या फिर मैं इस इक्वेशन को बना दूं कि एफ ऑफ एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक्स नॉट पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स कि एक्स नॉट इसका क्या है, एक रूट है। क्या है, रूट है, या फिर 0 है। क्लियर। सो अब दोबारा इस बार स्टेटमेंट को एक बार देखो। अब ये कहते हैं कि अगर ए से बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आप कोई भी इक्वल टू सी ले लो। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पे ये जो इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको कम से कम एक रूट मिलेगा। कौन से इंटरवल में, ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट मिलेगा इस इक्वेशन का ए और बी के बीच में। जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज होना है। यहां पे मैंने आपको हल्का सा बताया, अगेन स्टेटमेंट में बताना और प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स में करके बताने में डिफरेंस होता ही है, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड मोर ओवर देयर जब हम इसको क्वेश्चंस में एग्जाम्पल में बात करने वाले हैं। ठीक, चलो एक मैं आपको यहां पे फिर से नोट करवा दूं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इसके लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये सारी आपकी जो स्टेटमेंट है ये फेल हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे है उसको भी मैं आपको एक बार ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। सो यहां पे मैं एक और ग्राफ कंसीडर करने वाला हूं जब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, सो हम बेसिकली इसके निगेशन पे बात करने वाले हैं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो कैश ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, यहां पे अगर एफ ऑफ ए है, कॉरस्पॉन्डिंगली ये एफ ऑफ ए के कॉरस्पॉन्डिंगली बी यहाँ पे है। ठीक है, लेट्स से अगेन एफ ऑफ बी यहाँ पे है, और अगर मान लो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहां से यहां तक गया, फिर टूट गया और फिर यहां से यहां तक चला गया। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो क्या होता, अब देखो यहां पे ये जो पार्ट है, बेसिकली अगर मैं इस पार्ट की बात करूं और अगर यहां पे मैं कॉरस लेता हूं वैल्यू सी, ठीक है, ये भी तो एक सी है। अब ये सी कौन से एक्स पे है, किसी भी एक्स पे नहीं है। यहां आप इस पूरे इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू ले लो, बेसिकली यहां पे जो कोई वैल्यू है और ये जो वैल्यू, एक गैप है, एक जंप है, डिसकंटिन्यूटी, ये आपका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसके बीच में कोई भी सी चूज करते हो तो वो जो सी है वो किसी भी एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंगली नहीं है इस पूरे ए से बी के बीच में। आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिया है कि ये जो सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहां पे तो होल है, बेसिकली ये जो वैल्यू है किसी एक्स पे तो है ही नहीं है इन द होल इंटरवल ए कॉमा बी। क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। सो कॉन्टिन्यूअस होने की जो कंडीशन है वो आपकी बहुत ही मस्ट कंडीशन है स्टेटमेंट में। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको पहले नोट करो, फिर मैं आपको इसकी एक कॉरलरी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, देन वी विल गो टू सम एग्जांपल्स। क्लियर? सो नोट डाउन और अच्छे से समझने की कोशिश करो इस थ्योरम को। Okay, so this is the statement I was talking about. It says if f is continuous in AB and fa and fb are of opposite sign, then equation fx equal to 0 has at least one root in the interval a comma b. अगर आपको याद हो रहा हो तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्लास 11th में, जब हमने क्वाड्रेटिक शुरू करा था तो पॉलिनोमियल्स पे हमने थ्योरम करी थी। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के साथ एक और थ्योरम करी थी, दैट इज रोलेस थ्योरम। तो वो सारी जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, अभी क्लास 12th में आपकी कंटिन्यू होने वाली है। आपके सामने पहली थ्योरम आई है, रोलेस थ्योरम भी आएगी थोड़ी देर बाद आएगी। ठीक है, चलो सो स्टेटमेंट तो आपने एक बार रीड कर ही ली है, दोबारा एक बार मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या कहना चाहता है। अगेन ये कहता है कि इस बार फंक्शन एफ ए और बी में जो है और एफ ऑफ बी वो ऑपोजिट साइन के हैं। ठीक है, सो मान लो अगर एफ ए आपका यहां पे है, कहीं पॉजिटिव है, और एफ ऑफ बी जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो ये फिर कम से कम एक बार तो ऐसे आएगा ही आएगा नीचे। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और पॉजिटिव से नेगेटिव या अदरवाइज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो कम से कम एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा। एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा तो मतलब वो कम से कम एक रूट तो देगा ही देगा ए और बी के बीच में। सो बेसिकली देखा जाए तो अब यहां पे उसी स्टेटमेंट का जो पर्टिकुलर जो सी मैंने चूज करा वो 0 चूज करा है। ठीक है, सो
एफ ऑफ बी के बीच में हमने जो सी लिया वो क्या लिया, जीरो लिया है, तो यहाँ पे सी को जीरो रखा और फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, सो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब कि अगर यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसका रूट होगा, सो दैट्स व्हाई इट सेज कि इट हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल ए टू बी। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि हमने बोला कि एटलीस्ट वन रूट वाली कंडीशन है, अदरवाइज जैसे यहाँ पे ए से बी यहाँ पे आया, अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ, मान लो एफ ऑफ ए यहाँ पे नेगेटिव था और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कुछ ऐसे घूम के आ रहा है। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ है ये सेकंड वाले डायग्राम में, आप देखो ए से बी में फंक्शन ए पे क्या है नेगेटिव, बी पे क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव गया बट ऐसे घूम के गया, यानी कि एक्स एक्सिस को तीन जगह पे कट करके गया, तो तीन रूट है। सो ये एक स्टेटमेंट ये बताते हैं कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, बट एक से ज्यादा भी रूट हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब हम जल्दी से इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, ओके, सो ये पहला एग्जांपल है, देखो ये क्या कहता है, इट सेज शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स। फंक्शन को देखो ध्यान से, टेक द वैल्यू ए प्लस बी बाय टू फॉर सम एक्स इन द इंटरवल ए कॉमा बी। सो ये बोल रहा है कि ये फंक्शन है, ये a प्लस बी बाय टू, ये बेसिकली वो c की बात कर रहा है कि ये जो c a प्लस बी बाय टू किसी एक x पे या फिर कह लो कि x नॉट पे लेगा इन द इंटरवल a कॉमा b। सो हम इस पे थ्योरम भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले तो अलजेब्रिकल देख लेते हैं। अलजेब्रिकल कंडीशन क्या थी, कॉन्टिन्यूस होने की कंडीशन थी, वो साफ नजर आ रहा है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब एफ ऑफ ए देख लेते हैं, एफ ऑफ ए कितने, एफ ऑफ ए यहां पे मैं ए रखता हूं तो ये जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा जीरो प्लस ए यानी कि एफ ऑफ ए पे आपको ए मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ बी की बात करूं तो एफ ऑफ बी पे आपको बी मिल जाएगा। क्लियर है, सो ये तो क्लियर है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये वैल्यू ले रहा है ए प्लस बी बाय टू इन द इंटरवल ए टू बी। थोड़ा सा अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में भी और उसके बाद का काम भी हो जाएगा आसानी से। अब थ्योरम तो एप्लीकेबल है, ये तो हमने चेक कर लिया। थ्योरम की जो एप्लीकेबल की कंडीशन क्या होती है, एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और दूसरा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली देखें तो मान लो यहाँ पे कुछ a है और यहाँ पे कुछ b है। a पे वैल्यू जो है वो a है और b पे जो वैल्यू है b है। ठीक है, अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आप कैसे मर्जी ड्रॉ कर लो। अगर मैं ऐसे रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, सो दिस इज योर a यानी कि एफ ऑफ ए ही है और यहाँ पे b जो कि b पे मिल रहा है, एफ ऑफ b भी b ही है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर ऐसा होता है सो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो हर एक एक्स के कोरस्पॉन्डिंगली या फिर हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंगली कोई एक्स आपको मिलने वाला है ए से बी के बीच में। अब इस पे आ जाओ, ये जो वैल्यू है सी ए प्लस बी बाय टू, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी बाय टू डेफिनेटली इसके बीच में कहीं होगा। ए प्लस बी बाय टू एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज बिटवीन द टू नंबर्स, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो कितना है वो तो ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, मतलब ए और बी के बीच में यहीं पे आपका ए प्लस बी बाय टू लाई करेगा। ठीक है, और अगर ये सी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली देखो ना डायग्राम में, यहां पे एक ना एक एक्स नोट तो मिलने वाला है, एक ना एक एक्स नोट तो मिलने ही वाला है। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू c है यानी कि a प्लस बी बाय टू है, ये वैल्यू ये फंक्शन किसी ना किसी एक एक्स नॉट पे तो लेगा ही लेगा, एक से ज्यादा पे भी ले सकता था, एक से ज्यादा पे भी ले सकता था। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता तो, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर, ऐसा होता तो फिर ये यहां पे भी लेता, यहां पे भी लेता और यहां पे भी लेता अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जो हमें बता रहा है। बट हमें बोला गया कि फॉर सम एक्स नॉट, कम से कम एक एक्स नॉट पे हमें मिलना चाहिए। सो अगर मैं सिंपल बात करूं तो यहां पे मुझे एक्स नॉट मिला था जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये आपकी वैल्यू a प्लस बी बाय टू फंक्शन एक्वायर करने वाला है। फंक्शन a से b के बीच वाली सारी वैल्यूज लेने वाला है। सो a से b के बीच वाली सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी x पे लेने वाला है, तो a प्लस बी बाय टू भी तो a और b के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT। क्लियर? और हम एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे। चलो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ठीक है, इट सेज सपोज लेट f is continuous in 0,1, सो 0 से 1 में f आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एंड वी आर गिवन f of 0 इक्वल्स टू 0, ऑल्सो f of 1 इक्वल्स टू 0। आगे ये बोल रहे हैं प्रूव दैट f of c equals to 1 minus 2 c square for some c belongs to 0, 1, for some c belongs to 0, 1। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, आराम से पढ़ लो। और हमने जो अभी थ्योरम पढ़ी है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्ट में IVT भी बोलते हैं, वो भी देख लो। क्वेश्चन तो उसी से होना है, पर उस थ्योरम को अगर मैं देखूं तो वो क्या कहती थी कि f जो था कॉन्टिन्यूस था इन द इंटरवल सम a, b। ये आपका a है, ये b है, ऑब्वियसली यही a b होंगे। फिर f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं थे, पर यहाँ पे f ऑफ 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, तो इस f फंक्शन पे तो IVT अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, और ऐसा है भी नहीं, इस पे अप्लाई करनी भी नहीं है, क्योंकि जो प्रूव करने वाली चीज है वो देखो ध्यान से। ये प्रूव करना है कि f ऑफ c इक्वल्स टू 1 माइनस 2c स्क्वायर फॉर सम c इन 0 to 1। तो वहां पे जो f ऑफ c या फिर f ऑफ c जो c 0 से 1 में था, अब कंफ्यूज मत होना, c वहां पे कुछ और था, यहाँ पे वो x नॉट जो है ना वो c है। ठीक है, वहां पे जो x नॉट था वो c फंक्शनल वैल्यू थी। सो यहाँ पे वो c को उन्होंने x नॉट में ले गए। सो किसी x जो कि c है, c के कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सो डायरेक्टली तो कुछ क्वेश्चन नहीं है कि एप्लीकेबल है, कुछ हमें सोचना पड़ेगा ध्यान से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहां से f ऑफ c या फिर f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू c है, तो उस इक्वेशन को कि c को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और उसको 0 बना के देखो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो मेरे को ये मिलता है कि f ऑफ c माइनस 1 प्लस 2 c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, c पे ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मैं ये कह सकता हूँ कि fx माइनस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि c इसका रूट है, c इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो अब रूट वाली चीज पे चले जाओ, जो उसकी कॉर्लरी स्टेटमेंट थी कि एक इक्वेशन का रूट कब मिलता है, जब f a और b पे ऑपोजिट साइन लेता है। ठीक है, अब ये पूरा आपका वो f है, अब क्योंकि f ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो मैं इसको कुछ gx मान लेता हूं। ठीक है, सो gx इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाला नंबर कौन सा है, c कहां लाई करता है, a और b के बीच में। अब इसको ध्यान पे यहां पे देखो, अब आपका फंक्शन है एक gx, इंटरवल जो है वो है 0,1, और हमें ये प्रूव करना है कि gx का रूट c 0 से 1 में लाई करता है। gx का रूट c 0 से 1 में लाई करता है। क्लियर है, कॉर्लरी स्टेटमेंट में आया तो चलो, सो 0 से 1 में लाई करता है, तो मैं ये चेक करता हूं कि g0 कितने है, g0 कितना है, रखो यहां पे g0, ये g0 कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि ये कितना हो गया, ये तो f ऑफ 0 कितना आपको 0 दे रखा है, सो 0 ये भी 0, तो ये आ गया -1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं g ऑफ 1 की, सो g ऑफ 1 हो जाएगा आपका f ऑफ 1 -1 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। f ऑफ 1 अगेन आपका 0 है, तो 0 -1 और ये +2 2 -1 क्या मिला आपको, 1 मिला।
अब देखो ध्यान से, G0 -1 G1 +1, यानी कि G0 और G1 जो ऑपोजिट साइन के हैं। अगर ये ऑपोजिट साइन के हैं तो इस 0 से 1 के बीच में कम से कम एक रूट मिलेगा किसी फंक्शन का, gx = 0 का। ठीक है, gx = 0, gx 0 होगा 0 से 1 में कहीं ना कहीं एक, वही तो ये हमें प्रूफ करना था कि gx = 0 है फॉर सम c इन द इंटरवल 0 to 1। रिवर्स में ट्रेस कर लो, इसको मैं c पे 0 कर रहा हूं, या फिर इसको मैं c पे 0 कर रहा हूं, या फिर मैं f of c को 1 - 2c² प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, देखो बच्चे मैंने अपना सोल्यूशन दे दिया, पूरा कोशिश कर ली। आप एक बार इसको दोबारा से अच्छे से दिमाग में बिठाने की कोशिश करो कि ये थ्योरम हमने कैसे अप्लाई करी। डायरेक्टली कुछ नहीं था कि डायरेक्ट एप्लीकेशन थी, बट हमें जो चीज़ चाहिए थी मैंने वहाँ पे भी समझाया था, अब एग्जाम्पल में समझाया कि ये कैसे हमें अप्लाई करना है। हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना था, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया, मैंने इसको बना लिया कि इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना है, या फिर इस फंक्शन को 0 के इक्वल प्रूव करना है, या फिर c इसका रूट है, इसको हमने gx मान लिया, या फिर कह लो कि gx का एक रूट c है जो कि कहाँ पे है, 0 से 1 के बीच में है। तो इसके लिए gx की, इसके लिए IVT की वो कॉरलेरी स्टेटमेंट हमने चेक कर ली। क्या कहती है, अगर g 0 से 1 में, 0 और 1 में ऑपोजिट साइन दे रहा है और कॉन्टिन्यूस है, तो फिर डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में उसका एक रूट लाइक करेगा। सो दिस इज व्हाट वी डिड हियर। ठीक है, ओके। सो अच्छा है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आधा IVT को अच्छे से समझते हैं। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छोटा सा। इट सेज प्रूव दैट इक्वेशन x into 2 की पावर x equals to 1 has a root less than unity, तो ये कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट है जो 1 से छोटा है, और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक तो मेथड सिंपल है कि इसको देखने का जो नज़रिया कह लो कि मुझे इस इक्वेशन का रूट चाहिए, किसका, x into 2 की पावर x equals to 1 का। और ग्राफिकल अप्रोच, जो हमारी जो बेसिक ग्राफिकल अप्रोच होती है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी जगह बात करी, 11th में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में करी थी। x मुझे पता है, ये 2 की पावर x भी पता है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो x equals to 2 की पावर -x कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ और ग्राफिकली जहाँ पे मीट करते हैं वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सो एक तो y equals to स्ट्रेट लाइन है x, ठीक है, y equal to x। दूसरा 2 की पावर -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि आपका ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि दोनों इक्वल टू हैं किसी इस पॉइंट पे, किसी अल्फा पे। अब बस मैं ये प्रूव करना कि ये जो अल्फा है वो 1 से छोटा है, अल्फा जो है 1 से छोटा है। ठीक है, चलो 0 पे तो आपको साफ दिख रहा है कि 0 पे x 0 है और ये आपका 1 है। यहां पे मैं 1 पे चेक कर लेता हूं वैल्यू, x इक्वल्स टू 1 पे। 1 पे ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 पे आपको दे रहा है 1/2, दिस इज 1/2, और 1 पे ये दे रहा है आपको 1। आप देखो कि 0 पे ये बड़ा था, ये छोटा था, 1 पे ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो फिर ये 0 और 1 के बीच में कहीं मीट कर रहे हैं। सो ये जो अल्फा है क्लियरली 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, सिंपल आपने चेक करके बता दिया, और ज़्यादा मुश्किल भी पार्ट नहीं था, ग्राफ भी बड़े सिंपल से। ठीक है, अब इसको हम IVT से भी कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए जो कॉन्टिन्यूस है, 0 से, हम इंटरवल वही 0 से 1 ले लेते हैं। सो लेट्स से इसी इक्वेशन को देख लूँ, तो मैं इसको देख लूँ x इंटू 2 की पावर x इक्वल्स टू 1। जैसा कि मैंने बोला, इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ सम fx। तो बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि fx इक्वल टू 0 है फॉर सम x बिलोंगिंग्स टू 0 to 1। सो 0 से 1 इंटरवल में, ठीक है,
0 से 1 क्लोज इंटरवल में हम इस फंक्शन पे लगा देते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब एफ एक्स क्या है? एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन -1 तो कांस्टेंट है, तो ये तो साफ दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, बट कॉन्टिन्यूस तो है ही, ठीक है। सेकंड एफ ऑफ 0 यानी कि ये 0 पे 0, 2 के पास 0 1 और -1 दे देगा, और एफ ऑफ 1 1 पे 1, 2 की पावर 1 2 और 2 - 1 1 आ गया। 0 पे -1, 1 पे 1 यानी कि ऑपोजिट साइन आ गए। ऑपोजिट साइन आगे है तो इस इक्वेशन का एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट लाई करेगा कहां पे? 0 से 1 के बीच में। वही हमें प्रूव करना था, ठीक है, कि 0 से 1 के बीच में एक रूट लाई करता है, ठीक है। सो आप आईवीटी से भी कर सकते हो, आप जनरल ग्राफ्स अगर आपको पता है तो वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल थ्योरम्स आर इंपॉर्टेंट, और नहीं अगर अप्लाई हो रही है तो सिंपल भी कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, सो नोट करो इसको। See this next problem, it says f is continuous in 0 to 1 and f of 0 equals to f of 1. You need to prove that there exists a c in the interval 0 to 1/2, 0 से 1/2 में, such that f of c equals to f of c plus half, ठीक है। सो इस तरह क्वेश्चन वो हमने पहले भी किया था, आई थिंक सेकंड वाली प्रॉब्लम जो थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। आप एक बार खुद से ज़रा ट्राई तो करके देखो कि क्या आपको मिलता है। हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम चाहिए। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में हमने बेसिकली एक तो इसकी जो जनरल स्टेटमेंट थी वो देखी, और उसकी एक कॉर्नरी स्टेटमेंट भी देखी कि अगर f a से b में ऑपोजिट साइन का है तो f का रूट मिलेगा a से b के बीच में, a से b के बीच में। सो उसका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो उसी को अगर मैं एक बार दोबारा सामने रखूं तो मुझे ये प्रूव करना है कि 0 से 1/2 में एक ऐसा c एग्जिस्ट करता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर मैं इसको बोल दूं कि एक c है 0 से हाफ के बीच में जो इस इक्वेशन का रूट है। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसको कुछ gx मान लूं तो मुझे ये प्रूव करना है कि 0 से 1 में ये जो c है ये gx का रूट है, gx का रूट है। सो gx का रूट है 0 से 1/2 के बीच में। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, हम वैल्यू चेक करते हैं g की कहां पे? सबसे पहले तो 0 पे। सो g ऑफ 0 कितना हो गया? देखो ध्यान से, इट इज f ऑफ 0, देन आई हैव 0 प्लस 1/2 माइनस f ऑफ 1/2। मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, ये f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1/2 है, इसको मैं कुछ कांस्टेंट k मान लेता हूँ। अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी? g ऑफ 1/2 की। सो g ऑफ 1/2 यानी कि ये आपका आ गया f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 f ऑफ 1। अब यहाँ पे एक जो चीज़ हमें दे रखी है उसका यूज होगा क्या, कि f ऑफ 1 एंड f ऑफ 0 आर इक्वल। तो f ऑफ 1 की जगह अगर मैं f ऑफ 0 लिख लूँ तो ये क्या बनता है? f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 0। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलता है? f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1/2। f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1/2 क्या था? k। सो बेसिकली ये कितना आ गया आपका? माइनस का k, ठीक है। साफ है कि 0 पे अगर वैल्यू k मिल रही है तो 1/2 पे वैल्यू माइनस k मिल रही है। सो g का रूट होगा 0 से 1/2 के बीच में, यानी कि कोई एक c है जो gx को 0 कर रहा है, या फिर इसको 0 कर रहा है, या फिर इसको होल्ड कर रहा है, इस इक्वालिटी को, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार आईवीटी हमने अप्लाई करी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और कैसे अप्लाई करी और कैसे अप्लाई करना है यही आपको सीखना है, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम कुछ और देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, ठीक है, एक 10th डिग्री पॉलिनोमियल है। ai रियल, मतलब कि ये रियल पॉलिनोमियल से, ये जो कोफिशिएंट्स रियल है तो रियल पॉलिनोमियल है। उसके बाद 0 पे वैल्यू है -1, 1 पे +1, 2 पे अगेन -1। देन यू आर आस्क्ड फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ px इक्वल टू 0। तो इस
पॉलिनोमियल के जो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। मैक्सिमम तो 10 होंगे, 10 डिग्री पॉलिनोमियल है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं, ठीक। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिंपल आईवीटी अप्लाई करेंगे, इसको ग्राफिकली थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जो हमें वैल्यूज दे रखी है कहाँ कहाँ पे, एक तो 0 पे, एक 1 पे और एक 2 पे। 0 पे वैल्यू है -1 कुछ यहाँ पे, 1 पे वैल्यू है +1 कुछ यहाँ पे, 2 पे वैल्यू अगेन है आपकी -1, ठीक है। पॉलिनोमियल है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं तो आपके हमेशा कुछ वेव टाइप बनेगा यहाँ पे। अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि इट इज़ ए मॉनिक पॉलिनोमियल। आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है x के ओवर 10 है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। और क्योंकि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है +∞ पे +∞ देगा और -∞ पे भी +∞ जाने वाला है। सो यहां पे आपको एक इन्फिनिटी मिलने वाला है, लेफ्ट में भी आपको इन्फिनिटी मिलने वाला है, क्लियर। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से ये आपका एक तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फिर पॉजिटिव से वापस नेगेटिव आया, इतना। उसके बाद मुझे पक्का पता है कि इसने इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी पे जाना ही जाना, तो फिर यहां से आगे ये इन्फिनिटी पे जाना ही जाना है, लेफ्ट पे भी इन्फिनिटी जाना है, तो इतना तो ये जाना ही जाना है। ये जो मिनिमम कंडीशन है जो मुझे दिख रही है कि यहां से -1 से +1 जाएगा, 1 से वापस -1 जाएगा, उसके बाद इसने वापस इन्फिनिटी जाना है, इधर से भी इन्फिनिटी जाना है। तो आप देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस करा, पहले तो यहां से यहां जाने में एक बार यहां पे क्रॉस करेगा, यहां से जाने में एक बार यहां पे, ये मिनिमम कंडीशन है, इसको तो ये तो करना ही पड़ेगा। फिर यहां से क्योंकि +∞ जाना है तो एक बार दोबारा क्रॉस करना पड़ेगा, यहां से लेफ्ट में भी +∞ जाना तो एक बार यहां पे दोबारा क्रॉस करना पड़ेगा। ये मिनिमम कंडीशन है कि ये 1 2 3 और 4 जगह पे तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। तो मिनिमम रूट तो इसके 4 है, जो कि हमारा आंसर है। मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, योर आंसर इज 4, ठीक है। बट अगर मैं इसको डिटेल में बात करूं तो और भी पॉसिबल आंसर हो सकते थे। अगर ये वेव कुछ बीच में एक बार और कट कर रहा होता, यानी यहाँ पे जैसे मुझे इन्फिनिटी पे क्या पता यहाँ पे भी ऐसे कुछ कर रहा होता, यहाँ पे वापस -1 आता, फिर ऐसे कुछ कर रहा होता, ठीक है। फिर ये प्लस गया, फिर कुछ ऐसा करके कुछ हो सकता था। हमने बस ये जान रखना है कि यहाँ पे इसको ये वैल्यू देनी है, यहाँ पे इसको ये वैल्यू देनी है, यहाँ पे इसको ये वैल्यू देनी है, और इधर से ये +∞ है, इधर से ये +∞ जाना है। तो इन चीज़ों को ज्वाइन करो, ये मिनिमम है। उसके बाद अगर ये बीच में घूम रहा है तो और रूट्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। उसके बारे में हम श्योर नहीं है। जो हम श्योर थे वो जो मैंने आपको पहले ड्रॉ करा वाइट, ये इन्फिनिटी से फिर नेगेटिव गया, यानी कि +∞ से नेगेटिव गया तो एक बार कट करा, फिर -1 से +1 गया दूसरी बार कट करा, फिर +1 से -1 गया तीसरी बार कट करा, फिर इस 1 से एक +∞ पे जाने वाला है तो वापस एक बार कट करने का। तो मिनिमम आपको 4 बार कट करना ही होगा, मिनिमम इसके 4 रूट होंगे ही होंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्लियर होगी। बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम इसको आगे जब सिलेबस बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इसके एक तो और थ्योरम्स ऐड होती जाएंगी, फिर इनका जो यूज़ है बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड बाय वर्ड्स। सो प्लीज़ अच्छे से समझ लो और अच्छे से रट लो, दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को, ठीक है। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को।